हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज आप सभी के लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स के अंदर डेली क्विज सीरीज। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना निम्न में से किस राज्य में शहरी और कुशल श्रमिकों के लिए यह रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की जा रही है? हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा विश्लेषण करें। तो ग्रामीण भारत में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसको मनरेगा भी कहते हैं, के तहत झारखंड की जो सरकार एक नई योजना के जरिए शहरों में रोजगार की गारंटी देने जा रही है। कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, इंदौर और दक्षिण भारत के राज्यों से झारखंड वापस लौटे प्रवासी मजदूरों और शहरों के स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 झारखंड इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के तहत नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्या ऑप्शन है? उर्जित पटेल, दूसरा है विजय राजन और हमारा फोर्थ जो है वो है शक्तिकांत दास। तो सही आंसर क्या होगा, सोचिए। चलिए इसका विश्लेषण करें। तो NIPFP का है एक स्वायत्त के निकाय है। तो स्वायत्तता क्या होती है, पहले उसको जानिए। स्वायत्तता तो उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। इसका कार्य सार्वजनिक नीतियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और केंद्र एवं राज्य सरकारों की जो सलाह होती है उसको देना होता है। तो आपको बता दें कि NIPFP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना। इस संस्था को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अलावा और विभिन्न राज्य सरकारों ने से जो है वार्षिक अनुदान से जो सहायता मिलती है उससे ये चलती है। तो RBI के पूर्व गवर्नर जो थे उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका क्या आंसर हो गया? उर्जित पटेल। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा जान लें कि साल 2018 के दिसंबर महीने में उर्जित पटेल ने RBI गवर्नर के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के जो बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक है उससे पहले ही दे दिया था। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य में इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो नामक योजना शुरू की गई है? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए कि कहाँ पे है कि कुछ बच्चे क्या करना है, कौन सा स्कीम है कि थोड़ा खेले और थोड़ा पढ़े। तो ये स्कीम सरकार लेके आई है। तो आप विश्लेषण करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, है ना, कि थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। तो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने की अनिश्चितता को देखते हुए राज्य द्वारा यह स्कीम शुरू की जा रही है। तो इक्तू खेलो और इक्तू पढ़ो जो है, इसके क्या क्या दिशा निर्देश हैं? इसके अनुसार दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी। ठीक, उसके द्वारा दिए गए कार्य जो है, जो प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्र की जाएगी। इस सामग्री को राज्य मुख्यालय से विभिन्न जिलों में अकादमिक समन्वयकों तक साझा किया जाएगा। जो क्षेत्र में संबंधित जो टीचर होंगे, हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होंगे, उसके बीच इसको वितरण किया जाएगा, बांटा जाएगा, उन्हें दिया जाएगा इसको। और जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर जो हैं, वो अपने शिक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए संलग्न भी करेंगे। प्रतिक्रिया और अभ्यास में पाई जाने वाली जितने भी पाए जाने वाले किसी भी तरह की कमी के लिए वापस रिपोर्टिंग के लिए भी जिम्मेदार होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो त्रिपुरा में वर्तमान में 4,398 सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त 335 निजी स्कूल हैं। राज्य भर के इन स्कूलों में 5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख निजी स्कूलों में हैं। तो
त्रिपुरा की सरकार ने ये स्कीम निकाली है कि इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो, यानी कि कुछ थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, जो योजना लेकर के आई है वो कहाँ पे है? त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित की जाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बरेली हवाई अड्डा, झांसी हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा और हिंडन हवाई अड्डा। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है। और कुशीनगर हवाई अड्डा जो है कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थल जैसे श्रीवस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी के नजदीक स्थित है, क्योंकि वहां से काफी टूरिस्ट आते हैं, है ना। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने से इन संस्थानों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही यात्रियों को प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा से ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो कुशीनगर कहाँ पे है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको देखेंगे। पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा क्या है? रूस, तीसरा चीन और चौथा ऑप्शन क्या है? जापान। ठीक है। तो आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था, आप लोग सब देखे होंगे, पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए डायरेक्ट आंसर से ही बात करते हैं। तो आंसर हमारा इसका होगा चीन। चाइना ने ये जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो आइए था इसके विषय में समझेंगे। तो चीन ने हाल ही में अपने वेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह वेडू फैमिली का कौन सा 55वां यानी कि 55वां सैटेलाइट है। वेडू विश्व के 4 नेविगेशन नेटवर्कों में से एक है, जिसमें अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास और यूरोपीय संघ का गैलीलियो शामिल है। वेडू चीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिग डीपर। भारत ने भी अपनी नौवहन प्रणाली का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको देखेंगे। तो माँ दुर्गा मंदिर पहला ऑप्शन है, दूसरा क्या है? शिव मंदिर, तीसरा राम मंदिर और चौथा है श्री कृष्ण मंदिर। से पहले तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर जो है में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है और बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। तो कौन से भगवान को बनाया जा रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण मंदिर को बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है। इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखेंगे। 17 मई, 11 जुलाई, 23 जून और 15 मार्च। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर कि 23 भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सबसे अच्छा होने का एक उत्सव है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। और क्या होता है ओलंपिक दिवस, थोड़ा इसको भी जानेंगे। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। कब? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। यह दिन खेल, स्वास्थ्य और खुद को बेहतर बनाने का दिन था। इसमें दुनिया भर में से कोई भी आदमी इसमें भाग ले सकता था। कब होता है ओलंपिक दिवस? तो ओलंपिक दिवस जो हम लोग बोले थे अभी कि 23 जून को होता है, जिसे एक उत्सव की तरह दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्किल बिल्ड रीइग्नाइट। अभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यह फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू की है। इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो क्या क्या ऑप्शन है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, विप्रो। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके साथ शुरू की गई है? सोचिए। चलिए थोड़ा इसको जानेंगे।
तो स्किल बिल्ड रीइग्नाइट नाम का यह प्लेटफॉर्म मुफ्त ऑनलाइन कोर्स वर्क है यह, और ये मेंटरिंग सपोर्ट देगा, जिसे लोगों को उसके करियर और व्यवसायों को सुगम बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि हम IBM इंडिया के सहयोग से स्किल बिल्ड रीइग्नाइट और इनोवेशन कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तेजी लाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? IBM हो गया, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारत में नौकरी तलाशने वाले लोगों तक पहुंच बनाएगा और बिजनेस ओनर्स को नए संसाधन प्रदान करेगा। ठीक है, और अगर कहा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि इसमें कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षा जैसे विषयों को उद्योगों के लिए उपयोगी और नए कौशल सीख सकता है इसके अंतर्गत, है ना। साथ ही इसमें छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए व्यवसाय रणनीति, डिजिटल रणनीति, कानूनी सहायता और वित्तीय प्रबंधन जैसे बहुत से पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं इसमें। तो क्या हो गया? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आंसर IBM हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है। तो इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन क्या क्या हैं? उत्तराखंड जो हमारा ऑप्शन पहला है, दूसरा जम्मू कश्मीर, और तीसरा लद्दाख, और चौथा क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। सेतु मतलब ब्रिज हो गया, है ना। तो कौन सा ब्रिज? देविका और पुनेजा ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सोचिए। चलिए इसको थोड़ा जानते हैं, थोड़ा मैं कुछ हिंट देती हूँ। तो देविका पुल जो है वो 10 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण 75 लाख की लागत से उधमपुर जिले में किया गया है। ठीक है, और भी दूसरा हिंट देती हूँ। दूसरा पुल है पुनेजा। पुनेजा पुल की लंबाई 50 मीटर है, जिसका निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से डोडा जिले में किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा 2 हिंट्स, उधमपुर और डोडा, है ना। तो कौन सा है, कहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत का ये उसके जिले हैं उसके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण पुलों का इसमें निर्माण किया गया है। इससे क्या लाभ होगा? तो इससे लाभ ये होगा, उसमें उधमपुर नगर की जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार हो सकता है और सेना के काफिले और वाहनों को गुजरने में आसानी हो सकती है। ठीक है, इन पुलों का जो निर्माण है किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किया है। आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 120 में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, दोनों समझ गए जो कथन दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A सही है या B सही है, या A B दोनों हो सकता है, या तो दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, सोचिए इसको कि हमारा जो अनुच्छेद 120 क्या कहता है ना, इसको जानेंगे। तो संविधान द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं जो है वो हिंदी तथा अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी जो है किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो वह अपनी मातृभाषा में भी संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा ले सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 120 के अनुसार दोनों सदनों में 12 भाषाओं का सदन की भाषाओं अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ साथ भाषांतर करने की सुविधाएं विद्यमान की गई है। ठीक है, और ये जो आया है 120 तो भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य जो होता है वो हिंदी में होता है या तो अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो गया कि हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है, तो हमारा तीसरा जो है ऑप्शन A और B दोनों सही होगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो आप हमारे इस लोचन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।